नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 15 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 14 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? इस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो ये होता है स्क्लेरन काइमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्लेरन काइमा उत्तक का जो है निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में और क्या प्राप्त होते हैं? जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लवण और जल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लवण और जल जो है, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुलेरीन किसका अपरूप है? फुलेरीन किसका अपरूप है? तो यह है कार्बन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फुलेरीन जो है यह कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो ये धातुओं की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति जो है यह विद्युत धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं हीलियम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। हीलियम में जो है बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह जो है यह निष्क्रिय गैस भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो यह करता है नमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नमी जो है यह वाष्पीकरण की दर को कम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अंडप के उपस्थित होता है? निम्न में से क्या अंडप के उपस्थित होता है? तो ये होता है अंडाणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडाणु जो है यह अंडप के उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, संभारिकों में की संख्या समान किसमें होती है? संभारिकों में की संख्या समान किसमें होती है? तो ये होती है नाभिक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। नाभिक में जो है संभारकों की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो यह बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है यह चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है? जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है? तो ये आधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब तार की लंबाई को दोगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग जो है आधी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो यह है लौंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लौंग जो है यह एक गंधीय सूचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ये करती है ठोस पदार्थ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि जो है ठोस पदार्थ में सबसे तेज यात्रा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या बनता है? तो यह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब जिंक सल्फेट के मिश्रण को कॉपर धातु में डुबाया जाता है तो यह जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वायु गुणसूत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरुषों में जो वायु गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं? वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चमकदार वस्तुएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे चमकदार वस्तुएं कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सी है? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सी है? तो यह Cl। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। Cl जो है यह सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? किस प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है? तो यह मेरिस्टेमिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरिस्टेमिक को जो है अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए जो है उत्तकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो है बांध में संग्रहित पानी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है निकेल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निकेल का प्रयोग जो है वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो ये होता है उसके वंशज जीन का आधा भाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके वंशाणु जीन का जो है आधा भाग जो है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं किसमें होती है? तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं किसमें होती है? तो ये होती है आर्गन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्गन में जो है तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा कौन सी है? एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधा कौन सी है? तो यह है लहसुन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लहसुन जो है एक बीजपत्री पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है?
किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है गतिज ऊर्जा एक बिंदु पर जो है बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्ड कोशिकाओं में प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, तो इससे किससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? गार्ड कोशिकाओं में प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, तो किसमें स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? तो ये पानी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पानी में जो है गार्ड कोशिकाओं में प्रभावित होने वाले खुल जाते हैं और स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट किसमें विद्यमान होता है? ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट किसमें विद्यमान होता है? तो ये होता है क्लोरीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरीन में जो है ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट जो है विद्यमान होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।